बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नया पुरस्कार नावल पुरस्कार मूर्ति किस्त नंबर 2। तहरीर मलिक फ़हीम इरशाद। सदाकारी रिजवान अली सोमरो। दूसरे दिन सुबह के वक्त ये बात फैल गई कि सरमद और हामिद अपने खेमे से गायब हैं। दाऊद ने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर साहब, हामिद और सरमद दोनों ही अपने खेमों से गायब हैं। यहीं कहीं होंगे। प्रोफेसर ने लापरवाही से जवाब दिया। जनाब, मैंने तमाम मजदूरों से पूछ लिया है मगर वो कहीं भी नहीं है। अलबत्ता उनका सामान जरूर खेमे में मौजूद है। दाऊद ने कहा, हो सकता है काम से तंग आकर भाग गए हों। मुझे तो पहले ही वो निकम्मे लगे थे। लेकिन सर, वो कम से कम अपना सामान तो लेकर जाते, और वो दोनों थे भी यूनिफॉर्म में। दाऊद ने जवाब दिया। कदरे तवक्कुफ के बाद दाऊद फिर बोला, इन दोनों के खेमे से सिर्फ टार्चें और रस्सी ही गायब है। प्रोफेसर ने हैरानगी से दाऊद की तरफ देखा। टॉर्चें और रस्सी गायब है? ये तो बड़ी ही अजीब बात बताई तुमने। तुमने चौकीदार से पूछा था? पूछा था, लेकिन उसने उन दोनों को देखा नहीं। सख्त मेहनत तलब काम देखकर भाग गए होंगे। जब किसी तरफ से कुछ मिलेगा नहीं तो वापस आ जाएंगे। प्रोफेसर बोला, तुम इनके लिए परेशान मत हो। छोड़ें प्रोफेसर साहब, हमें इससे क्या। आइए अब हम गुंबद के जरिए नीचे उतर कर देखते हैं कि अंदर क्या है, दाऊद ने कहा। प्रोफेसर ने इस्बात में सर हिला दिया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दोनों खेमे से बाहर निकले और गले में मौजूद गुंबद के करीब आए। दोनों गले में उतरे। दाऊद ने रस्सी की सीढ़ी उस गुंबद के जरिए नीचे लटका दी। सबसे पहले प्रोफेसर नीचे उतरा और फिर दाऊद और चौकीदार। सूरज की किरणें अंदर तो आ रही थी मगर वो ना होने के मुतरादिफ थी। प्रोफेसर और दाऊद ने अपनी अपनी टॉर्च रोशन की और आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा सामने एक लंबी राहदरी थी। राहदरी में आमने सामने काफी कमरे थे, लेकिन इन कमरों के दरवाजे नहीं थे। प्रोफेसर ने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर काले रंग की एक भारी सी चीज बैठी हुई थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो दीवार से हटी। सबने देखा वह एक बहुत बड़ी सी चमगादड़ थी। वो इन तीनों की तरफ बढ़ी और वो एकदम बैठ गए। चमगादड़ इनके सरों पर से होती हुई अंधेरे में गायब हो गई। वह बहुत बड़ी चमगादड़ थी। प्रोफेसर धड़कते दिल के साथ बोला, उसने तो डरा ही दिया। दाऊद सीने पर हाथ मारते हुए बोला। वो आगे बढ़े और बाएं तरफ के एक कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने इस कमरे में एक खौफनाक मंजर देखा। अंदर हड्डियों के ढांचे मौजूद थे, लेकिन उन ढांचों के गलों में लोहे के कड़े और पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो मंजर नहायत ही दिल हिला देने वाला था। ये तो किसी जालिम का ही काम हो सकता है। लगता है इन लोगों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता होगा। दीवारों पर जो हम लाल रंग समझ रहे थे वो यकीनन खून होगा, प्रोफेसर अंदाजे लगाता हुआ बोला। फिर वो इस कमरे से बाहर आए और बाकी कमरों को देखने लगे। वहाँ पुराने जमाने का टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। दाऊद, लगता है यहाँ कुछ है नीचे। प्रोफेसर ने कमरे के फर्श पर पाँव मारते हुए कहा, जैसे नीचे से फर्श खोखला हो। इस कमरे के फर्श पर गर्द और मिट्टी की मोटी मोटी तहें जमी थी। दाऊद घुटनों के बल बैठा और वहां से मिट्टी हटाने लगा। उन्होंने देखा वो फर्श लोहे का था। दाऊद ने उस जगह 2-3 हाथ मारे। सर, नीचे जरूर तहखाना है, ये उसका दरवाजा है। दाऊद पूरी यकीन लहजे में बोला, यार दिलावर खान, तुम 2-3 मजदूरों को नीचे ले आओ ताकि हम आसानी से तहखाने का दरवाजा ऊपर उठा सकें। थोड़ी देर बाद दिलावर 2 मजदूरों को नीचे ले आया। उन्होंने मिलकर कमरे के सारे फर्श को मिट्टी से साफ किया। वाकई ही कमरे के फर्श में लोहे का एक दरवाजा नजर आ रहा था जो ऊपर की जानिब खुलता था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया। उन्होंने देखा नीचे अंधेरे में जाती सीढ़ियां थी। 2 टॉर्चों की रोशनी की रहनुमाई में वो नीचे उतरने लगे। एक अजीब सी बदबू उनकी नाक से टकराई। बेइख्तियार सबने बारी बारी अपनी नाक पर हाथ रख लिया। उन्होंने देखा नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे का फर्श मुकम्मल तौर पर मिट्टी की लपेट में आया हुआ था। तहखाने की दीवारों पर सुराख थे जो यकीनन मशाल रखने के लिए थे। एक तरफ लंबा चौड़ा संदूक पड़ा हुआ था। प्रोफेसर ने आगे बढ़ के संदूक को देखा। संदूक ताले की कैद से आजाद था। प्रोफेसर ने संदूक का ढक्कन खोला। तहखाने में मौजूद सबकी आंखें चमकने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगे। वो संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। ये क्या? दाऊद हकलाया। प्रोफेसर के चेहरे पर खुशी ने डेरा जमा लिया। अरे यार, ये तो लॉटरी लग गई। सरकार हमें माला माल कर देगी, प्रोफेसर खुश होते हुए बोला। प्रोफेसर साहब, ये काम तो सब कामों से बेहतर है। दाऊद के लहजे में खुशी और जोश के मिले जुले जज्बात थे। इस संदूक को बाहर निकलवाने का बंदोबस्त करो, फिर हम बाकी महल को चेक करेंगे। प्रोफेसर ने दाऊद को ताकीद की। उसने इस्बात में सर हिला दिया। बाकी महल से भी उन्हें बहुत सा कीमती सामान मिला। कमरे में एक ताबूत भी मिला। अंदर एक लाश मौजूद थी जिसका जिस्म पट्टियों से लिपटा हुआ था। उस लाश के अलावा एक छोटी सी चकोर डब्बी भी मिली जिसे प्रोफेसर ने अपने कोट की दाएं जेब में डाल लिया। दाऊद, इन सब चीजों को बड़ी एहतियात से बाहर निकलवाना है, प्रोफेसर ने कहा तो दाऊद ने इस बात में सर हिला दिया। सारा सामान निकालते निकालते शाम हो गई। तमाम सामान एक बड़े खेमे में रखा गया था। वो ताबूत भी निकाल लिया गया जिसमें लाश थी। प्रोफेसर साहब, हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए, वरना अगर किसी को भनक भी पड़ गई कि हमें यहाँ से खजाना मिला है तो उधम मच जाएगा, दाऊद ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है। तुम ऐसा करो, गाँव के थाने में जाओ और वहाँ के थाना इंचार्ज से मेरी बात कराओ, प्रोफेसर ने कहा तो दाऊद ने इस बात में सर हिला दिया और खेमे से बाहर निकल गया। वो एक आदमी को लेकर गाँव के थाने की तरफ चल दिया। गाँव के थानेदार ने उनसे भरपूर ताउन किया। 3-4 कांस्टेबल सिक्योरिटी के लिए भेज दिए।
प्रोफेसर अब्बास और दाऊद खेमे में आकर बैठ गए। मुबारक हो सर, हम इस मुहिम में कामयाब हो गए। दाऊद ने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल दाऊद, हमें इस महल से इतना कुछ मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोला। प्रोफेसर साहब, इसका मतलब है उस आदमी की पेशेंटगोई सच साबित हो गई, दाऊद ने कहा। बिल्कुल, प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन दाऊद, हैरानगी वाली बात है, उस आदमी को पता कैसे चला यहाँ से इतना कुछ मिलेगा? ये तो वही बेहतर जानता है जनाब, दाऊद ने कांधे उचकाकर जवाब दिया। अब हमें अपने खेमे में चलना चाहिए, बाकी बातें सुबह होंगी। दाऊद कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने भी उठकर खेमे की जिप बंद की और लालटेन बंद करने के इरादे से आगे बढ़ा तो उसे अपने कोट की दाएं जेब में किसी किस्म की हलचल महसूस हुई। प्रोफेसर ने जेब में हाथ डाल के वो चकोर डब्बी निकाल ली जो महल से मिली थी। प्रोफेसर ने गौर से इस डब्बी का मुआयना किया था। वो एक लोहे की डब्बी थी। प्रोफेसर ने सर हिलाया और डब्बी के अंदर से खटखट की आवाज पैदा हुई, यानी उस डब्बी के अंदर कुछ था। प्रोफेसर ने उसे खोलना चाहा मगर वो मजबूती से बंद थी। प्रोफेसर ने अपना कोट उतार कर खेमे में पड़ी कुर्सी पर डाल दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर ने डब्बी को उलट पलट कर देखना शुरू किया। डब्बी के एक तरफ एक छोटा सा बटन लगा हुआ था। प्रोफेसर ने बटन दबाया तो डब्बी का ऊपर वाला ढक्कन एक झटके से खुल गया। प्रोफेसर ने डब्बी के ढक्कन को ऊपर उठाया तो खेमे में मौजूद लालटेन का जलता हुआ शोला एकदम बुझ गया। प्रोफेसर आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा। उसे हर तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ये लालटेन को क्या हुआ? प्रोफेसर हैरानगी से बड़बड़ाया। उसी वक्त मोबाइल की रिंगटोन जाग उठी। प्रोफेसर चौंका। फिर उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगा लिया। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? एक मुस्कुराती मगर खुरदुरी आवाज प्रोफेसर के कान में पड़ी। मेरे हाल को छोड़ो, बताओ मुझे फोन क्यों किया? प्रोफेसर संजीदा लहजे में बोला। फोन पर हंसी की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर साहब, आप बखूबी जानते हैं मैंने फोन क्यों किया। नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं मिली जिसके लिए तुमने मुझसे सारा काम करवाया। हाँ, अलबत्ता खजाना जरूर मिला, लेकिन वो सारे का सारा तो सरकारी खजाने में जाएगा। प्रोफेसर की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक हंसी की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर, किस उल्लू के पट्टे को खजाने से दिलचस्पी है? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? प्रोफेसर ने पूछा। मेरी दिलचस्पी तो चकोर डब्बी है, दूसरी तरफ से कहा गया। प्रोफेसर ने हैरानगी से मेज पर पड़ी इस डब्बी को देखा। इस डब्बी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुमने मुझसे ये काम करवाया? प्रोफेसर इस्तरारी लहजे में बोला। कुछ खास नहीं प्रोफेसर, बस एक बेकार सी चीज है, दूसरी तरफ से लापरवाही से जवाब दिया गया। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप इस डब्बी को खोलिएगा मत, वरना आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, दूसरी तरफ से बताते हुए ताकीद की गई। वैसे प्रोफेसर साहब, मेरी बात सच साबित हुई। आपको इतना कुछ मिल गया है कि सरकार खुश होकर आपको माला माल कर देगी। हाँ, ये तो है, प्रोफेसर ने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा प्रोफेसर, मेरी सामानत को संभाल कर रखिएगा। कल मैं किसी वक्त आपसे वो डब्बी हासिल कर लूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर सिलसिला मुनक़ता हो गया। प्रोफेसर ने मोबाइल कान से हटाया और मेज पर रख दिया। आखिर इस डब्बी में ऐसा है क्या? प्रोफेसर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। प्रोफेसर पहले तो कई मिनट मेज पर रखी इस डब्बी को घूरता रहा और फिर उसने वो डब्बी उठाई और उसका ढक्कन खोला। प्रोफेसर ने देखा इस डब्बी में छोटी सी सिल्वर रंग की एक मूर्ति मौजूद थी। इस मूर्ति की आंखों में दो खूबसूरत मोती लगे हुए थे जो लाल रंग के थे। उनमें एक अजीब सी चमक मौजूद थी। इस मूर्ति का पेट भी काफी मोटा था। आखिर इस मूर्ति में ऐसी क्या बात है? प्रोफेसर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उसी वक्त प्रोफेसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में खराशें पैदा होना शुरू हो गई हो। प्रोफेसर ने खांसना शुरू कर दिया। उसने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन उसकी खांसी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। दफतन प्रोफेसर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुक जाएगा। प्रोफेसर ने मुंह पर से हाथ हटाया तो देखा उसके हाथ की हथेली खून से भरी हुई थी। अब प्रोफेसर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल में सुइयां सी चुभ रही हों। वो खांसता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा। उसके मुंह से खून तेजी से बहने लगा। वो चीखना चाहता था मगर उसके मुंह से कुछ न निकला। अचानक प्रोफेसर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई और फिर वो तड़पने लगा। यकायक उसके मुंह से खून की जोरदार उल्टी हुई और फिर वो साकित हो गया। मोबाइल में बजने वाली रिंगटोन से दाऊद की आंख खुली। इस वक्त खेमे में अंधेरा था और वो गहरी नींद में था, मगर ये कमबख्त मोबाइल की रिंगटोन उसे गहरी नींद से बाहर खींच लाई थी। उसने सराहने पे पड़ा हुआ मोबाइल उठाया। हेलो, वो नींद में डूबी हुई खुमार आलूद आवाज में बोला। दाऊद, तुम लोगों को वहाँ क्या क्या मिला? दूसरी तरफ से कहा गया। उसने हैरानगी से मोबाइल कान से हटाया और उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। ये उसी आदमी का नंबर था जिसने उसे 10 लाख रुपए की ऑफर दी थी और 2 लाख का चेक भी दिया था। हमें वहां से खजाना मिला है, वो जोश के आलम में बोला। अरे यार, खजाने को गोली मारो, ये बताओ और क्या क्या मिला? दूसरी तरफ से वो आदमी गुस्से से बोला। और भी कुछ मिला है। इतना कहकर दाऊद ने वहां से मिलने वाली चीजों के बारे में बताया। वेरी गुड, और क्या मिला वहां से? उस आदमी ने खुश होते हुए पूछा। और कुछ, दाऊद ने जहन पर जोर दिया। मेरा तो ख्याल है और कुछ भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ से हैरानगी के आलम में कहा गया। क्या मतलब? दाऊद चौंका। वहां से और कुछ भी मिला होगा, दूसरी तरफ से कदरे सख्त लहजे में कहा गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है लोहे की एक चकोर सी डब्बी मिली थी। दाऊद ने सर खुजाते हुए जवाब दिया। लोहे की डब्बी? अरे हाँ, ये वही तो है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया।
वो मामूली सी लोहे की डब्बी, आपने मुझे उसके लिए 10 लाख रुपए दिए थे? दाऊद हैरानकुन लहजे में बोला, तुम नहीं जानते वो डब्बी क्या हकीकत रखती है। तुम जल्दी से वो डब्बी प्रोफेसर से हासिल करो, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी इस डब्बी को हासिल कर ले। सुस्ती मत दिखाओ और वो डब्बी हासिल करो। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया, वो डब्बी हासिल करके दोबारा मुझसे इसी नंबर पर राब्ता करो। इतना कहकर दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। दाऊद ने मोबाइल जेब में डाला, उठकर चप्पल पहनी और खेमे की जिप खोलकर बाहर निकल आया। उसने देखा सुबह काजिब की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। वो तेजी से प्रोफेसर के खेमे की तरफ बढ़ा। चौकीदार चौकस अंदाज में खड़ा था। वो अच्छी तरह से जानता था प्रोफेसर इस वक्त फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा होगा। वो अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरे का राज था। उसने जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टार्च ऑन की। अंदर का मंजर देख के उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। अंदर एक खौफनाक मंजर उसका मुंतजिर था। प्रोफेसर कुर्सी से नीचे गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून काफी निकला हुआ था। प्रोफेसर ने अपने हाथ में वही डिब्बी पकड़ी हुई थी। पास ही एक सिल्वर रंग की छोटी सी मूर्ति पड़ी थी। पप प्रोफेसर साहब, दाऊद हकलाया। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रोफेसर को हिलाया, मगर प्रोफेसर का जिस्म साकित था। उसने वो मूर्ति उठाकर जेब में डाली और जल्दी से बाहर की तरफ लपका। दिलावर, जल्दी अंदर आओ। दाऊद की घबराहट पर चौकीदार चौंका। खैरियत तो है दाऊद साहब? चौकीदार हैरानगी से दाऊद की तरफ देखते हुए बोला। लल्ला, लगता है कि प्रोफेसर साहब की मौत हो गई, दाऊद ने कहा। क्या? चौकीदार चिल्लाया। तुम यहाँ मौजूद नहीं थे? तुमने कुछ सुना नहीं? दाऊद ने चौकीदार से पूछा। नहीं, प्रोफेसर साहब के खेमे में ऐसी कोई हलचल या शोर नहीं गूंजा जिससे ऐसा महसूस हो कि प्रोफेसर साहब तकलीफ में हैं। हाँ, अलबत्ता खांसने की आवाज जरूर आई थी, जिससे मैं ये समझा कि वो ऐसे ही खांस रहे होंगे। दाऊद सोचते हुए बोला। तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरी मदद करो प्रोफेसर साहब को उठाने में। अंदर का मंजर देखकर चौकीदार का दिल भी धक धक करने लगा। दोनों ने प्रोफेसर को उठाया और डॉक्टर शाजिया के खेमे में ले आए। डॉक्टर शाजिया ने नब्ज देखते ही नफी में सर हिला दिया, जिसका यह मतलब था प्रोफेसर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सारे मजदूर वहां जमा हो चुके थे। सब प्रोफेसर की अचानक मौत पर हैरान थे। शाजिया, ये प्रोफेसर साहब को अचानक क्या हो गया? दाऊद ने डॉक्टर से पूछा। मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब का दिल फट गया है, डॉक्टर शाजिया ने अजीब सी बात बताई। दिल फट गया? ये कैसे हो गया? दाऊद ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ, डॉक्टर शाजिया बेबसी के आलम में बोली। बाकी असल बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगी। खजाने वाले खेमे की निगरानी पर मामूल कांस्टेबलों ने मोबाइल के जरिए अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म किया। उनका इंचार्ज वहां पहुंच गया। वो भी प्रोफेसर की अचानक मौत पर हैरान था। उसने पोस्टमार्टम के लिए प्रोफेसर की लाश शहर रवाना कर दी। इंस्पेक्टर ने मौके की कार्रवाई की और वहां से चला गया। दाऊद ने आला अफसरान को सारी सूरत हाल से आगाह किया और खजाने के बारे में भी बता दिया। बहुत जल्द वहाँ बड़े आला अफसरान पहुंचने वाले थे। दाऊद अपने खेमे में सर पकड़ कर बैठ गया। प्रोफेसर की मौत ने उसे हिला कर रख दिया था। वैसे भी प्रोफेसर एक बाप की तरह उसका ख्याल रखता था। काफी अरसा हो गया था दोनों को साथ काम करते हुए। अचानक दाऊद को उस मूर्ति का ख्याल आया जो उसने प्रोफेसर के खेमे से उठाई थी। उसने वो मूर्ति जेब से निकाली और उसे गौर से देखने लगा। उसी वक्त उसका मोबाइल जाग उठा। हाँ तो मिस्टर दाऊद, तुमने वो डब्बी हासिल कर ली? दूसरी तरफ से पूछा गया। डब्बी? नहीं, वो तो खाली थी, मगर प्रोफेसर के खेमे से मुझे एक मूर्ति मिली है, दाऊद ने बताया। बिल्कुल, ये मूर्ति ही तो चाहिए। मूर्ति इस डब्बी में थी। ठीक है, तुम ऐसा करो, जल्दी से गांव के बस स्टॉप पर पहुंचो। मैं वहां अपने एक आदमी को भेजता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। मगर ये तो बताओ आखिर है क्या चीज? दाऊद ने तंग आते हुए पूछा। तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ से निहायत सख्त लहजे में कहा गया। लेकिन जब मैं प्रोफेसर के कमरे में पहुंचा तो उनकी मौत हो चुकी थी, दाऊद ने बताया। क्या? दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहा गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तमाम आला अफसरान को खजाने और प्रोफेसर की मौत के बारे में बता दिया है। वो तकरीबन 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे, दाऊद ने बताया। ये तो बहुत गलत हुआ। खैर, तुम बस स्टॉप पर पहुंचो, वो आदमी तुमसे खुद मिल लेगा, दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया। ठीक है, दाऊद ने कहा। ओके, फिर जल्दी पहुंचो, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन मेरी बकाया रकम? मुश्किल की इस घड़ी में भी दाऊद के लालच ने सर उभारा। बकाया रकम का चेक तुम्हें वो आदमी दे देगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं बस स्टॉप पर पहुंचता हूँ, दाऊद ने कहा। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। वो खेमे से बाहर आया और एक तरफ खड़ी प्रोफेसर की जीप की तरफ बढ़ा। जीप का ड्राइवर पास ही खड़ा था। अहमद, जरा मैं गाँव जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, दाऊद अहमद से मुखातिब होते हुए बोला। सर, मैं चलूं आपके साथ? अहमद ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, दाऊद ने कहा तो अहमद ने इस बात में सर हिला दिया। दाऊद जीप स्टार्ट करके सड़क पर आया। जीप सड़क पर बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। उसने जीप से एक मर्तबा फिर वो मूर्ति निकाली और गौर से देखने लगा। अचानक सड़क के किनारे फैली झाड़ियों में से एक 12-13 साल का लड़का निकला और तेज चलती हुई जीप की परवाह किए बगैर सड़क पार करने की कोशिश करने लगा। दाऊद की नजर भागते हुए लड़के पर पड़ी तो उसने घबराहट में हॉर्न पर हाथ रखा, मगर हॉर्न से कोई आवाज खारिज न हुई। उसने एकदम ब्रेक्स पर पांव रखे, मगर दूसरा लम्हा हैरानकुन था। जीप की ब्रेक्स फेल थी। ओ नो! घबराहट के बाइस दाऊद के मुंह से निकला। सड़क पर भागते हुए लड़के की नजर जब तेज रफ्तार जीप पर पड़ी तो वो एकदम सड़क के दरमियान रुक गया।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में से जान निकल गई हो और पांव जैसे सड़क पर जम गए हों। जीप के करीब पहुंचने पर लड़के ने यकदम आंखें बंद कर ली। करीब पहुंचने पर दाऊद ने जीप का स्टीयरिंग तेजी से घुमा दिया। जीप चीखती हुई तेजी से घूमी और सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त से जोरदार अंदाज में टकराई। दाऊद का सर निहायत ही जोरदार अंदाज में जीप के स्टीयरिंग से जा टकराया। स्टीयरिंग से सर टकराते ही दाऊद का सर फट गया और खून बहने लगा। दाऊद के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी दिलदोज थी और फिर वो साकित हो गया। सड़क के दरमियान खड़े लड़के ने आंखें खोली और हैरानगी से अपने आप को देखने लगा। शायद उसे अपने बचने पर हैरानगी हो रही थी। फिर उसकी नजर दरख्त से टकराई जीप पर पड़ी तो घबराहट ने मजीद उस पर बसेरा कर लिया। वो तेजी से मुड़ा और फिर यकदम घूमा। उसकी नजरें सड़क पर पड़ी उस मूर्ति पर पड़ी तो वो हैरानगी से मूर्ति को घूरने लगा और फिर वो आगे बढ़ा और उसने झुककर वो मूर्ति उठा ली। मूर्ति देखकर लड़का मुस्कुराया और तेजी से झाड़ियों में दाखिल हुआ। मूर्ति मिलने पर वो लड़का बहुत खुश था। खेतों में बनी हुई पगडंडी पर दौड़ने लगा। जल्द ही वो लड़का खेतों से बाहर निकलकर कच्ची आबादी में दाखिल हो गया। कच्ची आबादी में दाखिल होने के बाद एक तरफ खेलते हुए लड़कों की तरफ बढ़ा। जीशान जीशान ये देख मुझे क्या मिला। वो लड़का दूसरे लड़के से मुखातिब हुआ। वो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। उस लड़के ने मूर्ति उनके आगे कर दी। अरे ये तुझे कहाँ से मिली? इनमें से एक लड़के ने पूछा, जो यकीनन जीशान ही था। मुझे उधर खेतों में पड़ी मिली है। उसने झूठ बोला। दिखा, एक तीसरा लड़का बोला। नहीं, मैं सिर्फ जीशान को दिखाऊंगा। उस लड़के ने कहा, चल ठीक है, मुझे ही दिखा दे। जीशान ने कहा तो उसने मुस्कुराते हुए मूर्ति उससे पकड़ा दी और वो गौर से उसे देखने लगा। इसमें तो कोई खास बात नहीं। जीशान ने माथे को सुकेड़ा। पता नहीं, मैं तो उसे उठा लाया हूँ और अपने कमरे के शोकेस में रखूंगा। पता है जीशान अभी क्या हुआ? वही लड़का दोबारा बोला। क्या हुआ? जीशान ने पूछा। मैं बाबा नूरे की फसलों में भाग रहा था। अचानक बाबा नूरे का कुत्ता मेरी तरफ भौंकता हुआ आया। मैं डर गया कि कुत्ता मुझे काट लेगा। तुम तो जानते ही हो वो शिकारी कुत्ता हर एक को काट लेता है। मगर हैरानगी वाली बात यह है, पहले तो वो मुझ पर भौंकता रहा और फिर भौंकता हुआ डेरे की तरफ भाग गया। उस लड़के ने बताया। अबे लईक, शायद कुत्ते को तुझ पर तरस आ गया होगा। चौथा लड़का मुस्कुराते हुए बोला। तो यासिर और जीशान भी मुस्कुरा दिए। उस लड़के का नाम लईक था। ना मानो, लईक मुंह बनाते हुए बोला। यार मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है। लईक मुस्कुराकर बोला। कैसा ख्याल? जीशान ने कहा। यार मैं ये सोच रहा हूँ करमू के बाग चलते हैं आम तोड़ने के लिए। अरे नहीं बाबा, करमू बहुत खतरनाक है। पिछली दफा की मार मुझे याद है। जीशान सहमे हुए लहजे में बोला। यार तू घबरा मत, दोस्तों की खातिर थोड़ी मार खा लेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नासिर ने मुस्कुराया। ये इनका तीसरा दोस्त था। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? वो फिर अब्बा से शिकायत कर देगा। अरे कुछ नहीं होता यार, लईक ने कहा। हम छुपते छुपाते बाग में जाएंगे, आम तोड़ेंगे और फिर किसी अच्छी जगह बैठकर इंसाफ करेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नासिर मुस्कुराया। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन याद रखना अगर मेरी पिटाई हुई ना तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। तू चल तो यार, लईक उसको धक्के देता हुआ बोला। चारों दोस्त छुपते छुपाते बाग के अंदर दाखिल हो गए। माली खाना खाने जा चुका था। जीशान तेजी से आम के दरख्त पर चढ़ गया और आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। अचानक माली की गरजदार आवाज सुनकर वो चौंक गए। जीशान ने जल्दी से पेड़ से छलांग लगाई और चारों दोस्त वहां से भाग निकले। इस भागदौड़ में अचानक लईक की जेब से मूर्ति नीचे गिरकर बाग में जा गिरी। माली उनके पीछे चीखता हुआ भाग रहा था, लेकिन वो उसके हाथ न आए। फिर अचानक माली की नजर जमीन पर पड़ी मूर्ति पर जा ठहरी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, झुका और मूर्ति को उठा लिया। माली ने जैसे ही मूर्ति को हाथ में उठाया, एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों से होती हुई पूरे जिस्म में फैल गई। उसने चौंक कर मूर्ति को गौर से देखा। वो एक छोटा सा मुजस्मा था, मगर उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जिंदगी हो। हवा साकित हो गई, दरख्तों के पत्ते थम गए, परिंदों की आवाजें गायब हो गईं। ये क्या चीज है? माली कपकपाती हुई आवाज में जेरे लब बड़बड़ाया। अचानक मूर्ति की आंखों के सुर्ख मोती नीले हो गए। माली के हाथ कांपने लगे। उसने मूर्ति को फेंकना चाहा, मगर उसकी उंगलियां जम गईं। वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। छोड़ मुझे छोड़, वो चीखा, मगर उसकी आवाज जैसे हलक में ही दब गई। अचानक मूर्ति के चेहरे पर एक खौफनाक किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगले ही लम्हे माली के पीछे दरख्तों के साए लंबे होने लगे, जैसे वो जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ रहे हों। हवा में सरगोशियां गूंजने लगी। माली पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। कौन है? सामने आओ, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब निदारत। अचानक उसने एक हंसी सुनी, खौफनाक गैर इंसानी हंसी। अचानक उसके हाथ की रगें उभरने लगी, जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो। वो दर्द से चीखा, आह! मूर्ति उसके हाथ में और ज्यादा गर्म हो गई, जैसे जलता हुआ अंगारा हो। फिर उसके जिस्म ने झटके खाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें उलट गईं, मुंह से झाग निकलने लगा और उसका जिस्म जमीन पर जोर से गिरा। उसके मुंह से कफ जारी हो गया। चंद लम्हे जमीन पर तड़पते रहने के बाद वो ठंडा पड़ गई। बाग में फिर खामोशी छा गई। सिर्फ जमीन पर पड़ी माली की लाश और उसके हाथ में जकड़ी हुई वो मूर्ति, जो अब भी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। मौजिज़ सामाईन, पुरस्कार मूर्ति की किस्त नंबर 2 यहाँ ख़त्म होती है। मज़कूरा नावल आपको कैसा लगा? पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब